चलो स्टार्ट करना। थोड़ा वैसा टिल्ट करो इसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हमारा मॉडल चैप्टर चल रहा था। मॉडल चैप्टर हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आज जो आपका चैप्टर स्टार्ट होना है दैट इज टेंस। सो कुछ स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद प्रतीक, जय हिंद सूर्य, मयंक, जय हिंद। अच्छा, अगर यहाँ पे आपको ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो जल्दी से यस करके बताएं, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फिर जल्दी से यस करके बताएं, फिर हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं क्विकली। आज जो चैप्टर होने वाला है दैट इज टेंस, और टेंस काफी इंपॉर्टेंट है चैप्टर आपके लिए और काफी रेलेवेंट रहेगा। और आज जो हम करने वाले हैं चैप्टर को, ये कोई बुकिश नॉलेज वाला नहीं होगा। ये आज आपको समझाया जाएगा, आपको कंसेप्ट समझाए जाएंगे, आपको बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी, बिल्कुल स्क्रैच से दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बुकिश करवाऊंगा। आज कुछ बुकिश नहीं होने वाला है। आज आपको सिर्फ टेंस समझना है, व्हाट आर टेंस, मतलब कि टेंसेज होते क्या हैं। ठीक है, चलो प्रतीक ने बोला है यस। चलो आज चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज टेंस। आज हम टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। अब टेंस चैप्टर, टेंस की जब भी बात होती है ना, तब हम क्या सोचते हैं कि किसी टाइम के बारे में एक्सप्रेशन आ रहा है। बट आज जो मैं आपको समझाने वाला हूं, देखो बेटा, टेंस पहले समझते हैं कि टेंस हमारा जो चैप्टर है, टेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्यों आपको टेंस अच्छे से आना चाहिए, क्यों टेंस आपका हर जगह कनेक्ट होता है। पहले चीज जो मैंने इस चैप्टर का स्टार्ट करवाया था, चैप्टर स्टार्ट करवाया मैंने आपको मॉडल से। चैप्टर की शुरुआत मैंने करवाई मॉडल से, और मॉडल में मैंने बताया आपके पास क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो एक चैप्टर तो आपका मॉडल कनेक्ट हो चुका है। अगर टेंस अच्छे नहीं है तो मॉडल में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मॉडल भी जो चैप्टर होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक ऑक्सिलरी लेते हैं, वर्ब लेते हैं। तो उस केस में भी आपका ये कनेक्ट हो जाता है टेंस के साथ। अब नेक्स्ट अगर हम चैप्टर पे आए तो सीधा सीधा हमारा टेंस किसके साथ कनेक्ट हो जाता है, एक क्वेश्चन टैग के साथ भी कनेक्ट होता है। तो मतलब क्या, अब हमें मालूम चला कि टेंस है, अगर टेंस अच्छे नहीं है तो फिर क्वेश्चन टैग में भी प्रॉब्लम आने वाली है। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा कनेक्ट होता है इसके साथ दैट इज कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस। अब आपके अगर कंडीशनल, अगर टेंस अच्छे नहीं है, टेंस अच्छे समझ में नहीं आया, कंसेप्ट समझ में नहीं आया, अंडरस्टैंडिंग नहीं लिए, तो आपके कंडीशनल सेंटेंसेस में भी प्रॉब्लम आने वाली है। अब कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है, जो काल्पनिक सेंटेंसेस होते हैं, जितनी भी काल्पनिक बातें करते हैं, सारे के सारे आपके किस में आते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में। अब कंडीशनल सेंटेंस आपके कनेक्ट किससे हो जाते हैं, मॉडल से भी कनेक्ट हो जाते हैं, जिसमें कि आप वुड का यूज करते हो,
शुड का यूज करते हो। तो देखो यहाँ पे कनेक्शन क्या बनता जा रहा है कि सारा का सारा कि मॉडल को भी समझना चाहिए हमें, क्वेश्चन टैग भी, कंडीशनल भी, और सारा कनेक्ट किससे हो रहा है, सिर्फ टेंस से। अब आगे आते हैं दूसरी बात पे, अगर हम समझें तो ये हमारा एक चैप्टर आता है दैट इज वॉइस। ये आपके एयरफोर्स एग्जाम, आपके डिफेंस एग्जाम, एसएससी, सीजीएल, सारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में आता है, और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। अगर आप इसको क्रैम करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी है। जब तक आपके टेंस अच्छे नहीं है, टेंस में अगर आपको अच्छे से होल्ड नहीं है, ग्रास्प नहीं है, तब तक आपके यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी। और टेंस वॉइस जिसको हम क्या, आपने सुना है ना, एक्टिव और पैसिव, जिसको एक्टिव और पैसिव बोला जाता है। तो ये भी सारा का सारा आपका किससे कनेक्ट हो गया है, फिर टेंस से हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा नरेशन। नरेशन नरेशन अब नरेशन भी हमारा किससे हो जाता है, फिर से टेंस से कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन क्लॉज, ये भी हमारा किससे हो जाता है, टेंस से कनेक्ट हो जाता है। देखो बेटा, मैंने ये कारण क्या है, ये समझाने का कारण ये है कि आपको समझ में आए कि टेंस चैप्टर जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके इस पार्ट में प्रॉब्लम आती है तो आपके ना ही मॉडल सही है, ना ही क्वेश्चन टैग सही है, ना ही कंडीशनल सेंटेंस, ना ही वॉइस, ना ही नरेशन, ना ही कंजंक्शन। वो क्रैम वाली बात तो छोड़ देना कि आप क्रैम करते आते थे, बुकिश नॉलेज, बुक से पढ़ा कि 12 टेंस होते हैं, इसमें ये आता है, हैज आता है, इसमें इज आता है, इसमें एम आता है, इसमें आर आता है, इसमें जिरंड केस आता है। उन सबको भूल जाओ, आज समझते हैं टेंस को, व्हाट आर टेंस। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको समझाया जा रहा है कि आपके किस किस चैप्टर में कनेक्ट होते हैं। अगर आपका ये चीज खराब है, टेंस खराब है, तो आपको प्रॉब्लम इसमें भी आने वाली है, आपको क्वेश्चन टैग में भी प्रॉब्लम आने वाली है, आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में भी प्रॉब्लम आने वाली है, वॉइस में भी, नरेशन में भी और कंजंक्शन में भी, जिसमें कि आपके क्लॉज कनेक्ट होते हैं। तो आज जो मैं टेंस करवाने वाला हूं तो उसमें ध्यान दे, अपना फोकस यहाँ पे रखें। हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा टेंस का एक छोटा सा मैंने आपको एक बताया कि आपके रिलेवेंट क्या चीजें होती है इसमें। आगे चलते हैं टेंस में, बात समझते हैं कि टेंस होते क्या है। टेंस होते क्या है, जब भी हम टेंस के बारे में बात करते हैं तो टेंस से हमें क्या मालूम चलता है कि टेंस क्या बोलता है कि टाइम बताता है। टेंस क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, टाइम बताता है। बट टेंस के साथ हम ये भी तो बोलते हैं कि टेंस क्या बताता है, एक स्टेट भी बताता है, एक स्टेट भी बताता है। अब टेंस टेंस को समझने के लिए, टेंस को समझने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, आपको सारे के सारे रिलेवेंट ऑक्सिलरी वर्ब, इनकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास इन चीजों की नॉलेज नहीं है, रिलेवेंट ऑक्सिलरी या फिर रिलेवेंट वर्ब्स की, तब तक आपके पास टेंस में प्रॉब्लम रहने वाली है। अब यहाँ पे देखो, टेंस के बारे में मैंने एक बात तो बोल दिया आपको कि टेंस क्या, टेंस टाइम बताता है और स्टेट बताता है। अब टेंस को जब टाइम और स्टेट बताना होता है ना, तो ये कुछ ऑक्सिलरीज लेते हैं। अब ऑक्सिलरीज क्या क्या होती है हमारे पास, जैसे अगर हम बी की फॉर्म देखें, बी की फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, इज, एम, आर, was, were, been, ये सारे के सारे आपके बी की फॉर्म, ये ही टेंस में आपके आएंगे। नेक्स्ट आपका जो होता है दैट इज मेन वर्ब। मेन वर्ब, अब ये मेन वर्ब भी आपका डिसाइड करेगा और इनके फॉर्म्स भी डिसाइड करेंगे कि हम कौन से टेंस में बात कर रहे हैं, हम कौन से टेंस में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपके पास केस आएगा, जो ऑक्सिलरीज रहेंगी, वो होंगी आपकी हैज, हैव, had। नेक्स्ट जो आपके पास केस रहेगा दैट इज डू, डज, डिड, डू, डज, डिड। और जो एक केस है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक पार्ट जो ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज मॉडल, दैट इज मॉडल। पहले तो मैंने आपको बताया कि चैप्टर क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब हमने क्या समझा कि टेंस अगर आपको समझने हैं तो टेंस के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ये ऑक्सिलरीज की नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास मेन वर्ब फॉर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, सेकंड, थर्ड, जेरंड फॉर्म कौन सी होती है। नेक्स्ट जो बात आपको समझनी है, हैज, हैव, हैड, ये फॉर्म्स को समझना है। क्योंकि देखो, मैं आपको जो समझाने वाला हूं ना, यहाँ पे बुकिश नहीं होगा, यहाँ पे मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि आप ऑक्सिलरीज को किस तरीके से यूज कर सकते हो। अब देखो, मैं आपके सामने एक एग्जांपल प्रेजेंट करता हूं, इतनी बात सबको समझ में आई होगी कि यहाँ पे हमने इज, एम, आर, वाज, वर, बीन यूज करा है, मेन वर्ब यूज करा है, हैज, हैव, हैड यूज करा है, और पहले से देखते आ रहे हैं कि इन चीजों का हम जब भी टेंस यूज करते हैं तो इन चीजों का हम यूज करते हैं।
बट आगे अब समझते हैं, अब देखो बुकिश के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे समझते हैं। एक मैं दो एग्जाम्पल लिखता हूं आपके सामने। राम इज टीचिंग, राम इज टीचिंग। और दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, राम इज अ टीचर, राम इज अ टीचर। अब मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल प्रेजेंट करे हैं। देखो बेटा, दो एग्जाम्पल प्रेजेंट है। अब दो एग्जाम्पल है। अब यहां पे हम समझते हैं कि हमारे पास ये जो इज है ना, व्हाट इज क्या होगा ये? कोई आंसर करना चाहेगा इस समय कि ये जो हमने ऑक्सिलरी इज यूज करी है, ऑक्सिलरी इज को हम क्या बोलेंगे इस समय? राम इज टीचिंग, राम इज अ टीचर। कोई आंसर करना चाहेगा? जल्दी से आंसर करें, देखते हैं। मैं देख रहा हूं यहाँ पे अगर कोई बच्चा आंसर करता है कि इज को बताने की कोशिश करता है क्विकली। एनीवन व्हाट इज क्वेश्चन इज व्हाट इज एनीवन? ओके, प्रतीक का एक आंसर आया है। प्रतीक ने बोला है ऑक्सिलरी वर्ब। चलो ठीक है, अब समझते हैं कि ये क्या है हमारे पास। देखो यहाँ पे जब हमने इसकी बात करी ना, यहाँ पे जो हमारे पास इज है, इस समय इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं। वेरी गुड, सही बात बोली है, ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं। ऑक्सिलरी मींस हेल्पिंग आल्सो। ऑक्सिलरी मतलब क्या होता है? हेल्पिंग भी बोला जा सकता है। अब हेल्पिंग बोला जा रहा है, हेल्पिंग मतलब क्या होगा? जब किसी की हेल्प करते तभी तो हेल्पिंग बोलेंगे। अगर हेल्प नहीं कर रहे तो हेल्प के हम उसको हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है? मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म है। मतलब कि ये जो ऑक्सिलरी है, ये क्या कर रही है? इसकी हेल्प कर रही है। किसकी हेल्प कर रही है? मेन वर्ब की। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तभी हेल्पिंग वर्ब बोला जाएगा। देखो हर वोकैबुलरी, हर कोई भी चीज वोकैबुलरी या फिर कोई भी वर्ड हम यूज करते हैं, उसका एक मीनिंग होता है। अगर हम मीनिंग को समझें तो सारा का सारा डाउट तो ऑलरेडी क्लियर हो जाता है। टेंस भी मैं आपको वर्ड के अकॉर्डिंग, उनके सेंटेंस, उनके वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग में समझाने वाला हूं। अब यहाँ पे देखिए एज है हमारे पास, एज ऑक्सिलरी वर्ब है, और यहाँ पे किसकी हेल्प कर रही है? मेन वर्ब की। अब मगर इस वाले इस पे आते हैं, जैसे हम ये वाला एज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं कहलाएगा। कहने को तो हम अगर रटते हैं तो हम समझेंगे, हम बुक से देखा, ठीक है, ये क्या होता है? एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। बट ये यहाँ पे किसी की हेल्प नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास कोई वर्ब नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या है इस समय? एक नाउन है। हमारे पास क्या है? एक नाउन है। अब नाउन है, अब मैं चाहता था ये इज इसकी हेल्प करे, ये हेल्प नहीं कर पा रहा है। ये सीधा क्या कर रहा है? एक नाउन को कनेक्ट कर रहा है। और नाउन को क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। इसीलिए हम इसको डिफाइनिंग वर्ब बोल सकते हैं। इस समय मैं इसको ऑक्सिलरी वर्ब नहीं बोलूंगा, इस समय मैं बोलूंगा इसको डिफाइनिंग वर्ब। क्यों डिफाइनिंग वर्ब? क्योंकि ये किसी मेन वर्ब की हेल्प नहीं कर रहा है। अगर ये मेन वर्ब की हेल्प करता तो उस केस में मैं इसको क्या बोलता? एक ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकता था, जैसे कि मैंने इस वाले केस में बोला है। तो यहां पे मैंने इसे क्या बोला? एक डिफाइनिंग वर्ब बोला, डिफाइनिंग वर्ब बोला। अब एक बात समझते हैं, जब मैंने राम इज टीचिंग बोला, जब मैंने एक बात बोली राम इज टीचिंग, राम पढ़ा रहा है, तो एक बात मालूम चल गई हमें कि सेंटेंस जो चल रहा है वो प्रेजेंट में चल रहा है। मतलब ऑक्सिलरी हमारी क्या बता रही है इसके साथ कनेक्ट होकर हेल्प करके, कि जो काम चल रहा है वो किस में हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है। अगर सेंटेंस को मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूं, राम वॉज टीचिंग, राम वॉज टीचिंग। अब इस समय यही ऑक्सिलरी, यही हेल्पिंग वर्ब ये बता रही है कि ये जो सेंटेंस में ये जो काम हुआ, ये पढ़ाने वाला काम हो रहा है, ये कब हुआ था? पास्ट में हुआ था। और किस में हुआ था? कंटिन्यूटी में। मतलब कि ये ऑक्सिलरी ने क्या बताया? हेल्पिंग वर्ब ने क्या बताया? टाइम भी बता रही है कि यहाँ पे प्रेजेंट में है, और इस वाले केस में हम किस में पहुंच चुके हैं? पास्ट में पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट केस में अगर राम इज अ टीचर है, अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से लिख देता हूं, राम वॉज अ टीचर, राम वॉज अ टीचर। अब देखें यहाँ पे सेंटेंस में ये जो वॉज है, मैंने ऑलरेडी बोला कि ये क्या है? एक डिफाइनिंग वर्ब है, एक डिफाइनिंग वर्ब है। अब यहाँ पे डिफाइनिंग वर्ब है, ये डिफाइन करा है किसको? टीचर को। बट क्या बोला जा रहा है? राम वॉज अ टीचर, राम टीचर थे, पहले के बारे में बात हो रही है, बट राम अभी टीचर नहीं है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं, और इस वाले केस में क्या कर रहे हैं? इस वाले केस में क्या कर रहे हैं? एक हेल्प कर रहे हैं। तो ये वाला जो हेल्प वाला केस है, इस केस में हम ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं। जब भी आपके पास ऐसा केस होगा तो हम क्या बोलेंगे? डिफाइनिंग वर्ब बोलेंगे। तो यही आपके कुछ ऐसे डिफरेंस रहते हैं जिसको आपको समझना है। क्रैम नहीं करना है कि सीधा की ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ी हमने, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सीधा हमारे पास क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब होती है। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे
कि एक एग्जाम्पल है आप सबके सामने, राम हैज अ कार, राम हैज अ कार। दूसरा एग्जाम्पल है राम हैड अ कार। तीसरा एग्जाम्पल है राम is having a pizza। फोर्थ एग्जाम्पल है राम हैज eaten a pizza। मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल फ्रेम करे हैं, 4 एग्जाम्पल आप सबके सामने प्रेजेंट हो चुके हैं। जल्दी से बताएं इस समय ये हैज क्या होगा, ये हैड क्या होगा, ये इज क्या होगा, ये हैज क्या होगा, जल्दी से बताएं। देखो बुकिश नॉलेज मत बोल देना यहाँ पे कि सर आपने यहाँ पे लिखवाया है ना ये हैज, हैड, इज, हैज, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। इस समय स्टूडेंट्स ये हमारे पास ऑक्सिलरी के साथ साथ कुछ और दूसरे वर्ब भी हो सकते हैं, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। जल्दी से बताएं कि क्या क्या है हमारे पास, क्विकली देखते हैं, लेट्स सी किस किस को समझ में आ रहा है। देखो रिस्पॉन्स होना बहुत जरूरी है, जब तक यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा तब तक आगे करने का, करवाने का कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो क्विकली प्लीज यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने एग्जांपल्स या फिर फ्रेम कर रहा हूँ तो उसके प्लीज आंसर जरूर करें, यहाँ से रिस्पॉन्स जरूर करें। पारस जय हिंद, वेरी गुड। प्रभात का एक आंसर आया है, प्रभात ने क्या बोला है कि हैज जो है पहला पोजीशन को बता रहा है। चलो वेरी गुड वेरी गुड। एनीवन एल्स, एनीवन एल्स हु वांट्स टू आंसर? चलो देखते हैं अब इसे। हैज इज डिफाइनिंग वर्ब, प्रतीक ने बोला है। प्रभात कुमार यादव हैज पोजीशन, हैड पोजीशन, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब आज मुझे समझ में, मुझे भी देख के लग रहा है कि आप सबको समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे राम हैज अ कार, जब राम हैज अ कार हमने सेंटेंस को यूज करा है, इस समय ये जो हैज है इस समय पोजीशन को बता रहा है, पोजीशन को बता रहा है। पोजीशन मतलब क्या कर रहा है, एक तरीके से डिफाइनिंग वर्ब का काम कर रहा है। डिफाइनिंग वर्ब मैंने आपको बोला था ना, आपका इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डुअल पर्सनैलिटी के होते हैं। मतलब इनकी दो दो पर्सनैलिटी होती है। अगर ये किसी की हेल्प कर रहे हैं तब तो हम इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब बोल देंगे, तब इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब बोल देंगे। बट अगर ये हेल्प नहीं कर रहे हैं तो डिफाइनिंग वर्ब बोलेंगे। अब यही अंडरस्टैंडिंग अब आपको लेनी है, क्रैम नहीं करना है कि हमें सीधा ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे क्या है, ये पोजीशन को बता रहा है, सो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक पोजीशन को शो करने वाला एक वर्ब बोल सकते हैं। नेक्स्ट हैड, राम हैड अ कार, फिर अगेन ये किसको बता रहा है, एक पोजीशन को बता रहा है। अब पोजीशन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं ना, जब पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो पोजीशन के साथ साथ ना ये प्रेजेंट और पास्ट के भी चीजें बता रहा है। जब हमने बोला राम हैज अ कार, राम हैज अ कार, राम हैज अ कार, राम के पास एक कार है, मतलब क्या बात बोली जा रही है, अभी भी कार है। बट जब हमने राम हैड अ कार बोला है, ये पोजीशन तो बता रहा है, हेल्प तो क्यों नहीं कर रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक नाउन है, यहाँ पे हमारे पास एक नाउन है। इसको हेल्पिंग वर्ब कहने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक मेन वर्ब होना चाहिए था, हमारे पास मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे हमारे पास नाउन है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, इसे क्या बोल रहे हैं, पोजेसिव वर्ब बोल सकते हैं। अब यहाँ पे राम हैड अ कार है, अब राम हैड अ कार बात बोली गई है, मतलब क्या, राम के पास अब कार नहीं है, राम के पास अब एक कार नहीं है, ये बात बोली गई है। नेक्स्ट, राम इज हैविंग अ पिज्जा, राम इज हैविंग अ पिज्जा। अब इस समय जो हैव का यूज करा है थोड़ा अलग तरीके से यूज करा गया है। इस समय ये जो हमारे पास इज है, ध्यान से देखना है, ये जो हमारे पास इज है, इस समय इज हम क्या बोल सकते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब है। इस समय हमारे पास एक ऑक्सिलरी वर्ब है। इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलने के लिए हमें देखना है कि ये आगे किसी की हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस, ये हेल्प कर रहा है हैविंग का, ये हेल्प कर रहा है हैविंग का। अब हैविंग की ना मैं एक अलग ही क्लास लेने वाला हूँ, आपके हैड की क्लास एक अलग ही रहने वाली है। यहाँ पे हैविंग की हेल्प ये इस तरीके से कर रहा है, यहाँ पे एक बात देखें, ये जो हैव है, ये हैव आपका ऑक्सिलरी की तरह नहीं, ये आपका एक मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। इस समय ये जो हैव यूज करा गया है, ये एज अ मेन वर्ब यूज करा गया है। और इस समय ये जो हैविंग है, इस समय हैविंग का मतलब क्या है, ईटिंग है। इस समय हैविंग का मतलब क्या है, ईटिंग है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा, हैविंग यूज करा एज अ मेन वर्ब। नेक्स्ट, राम हैज ईटन अ पिज्जा। जल्दी से लास्ट वाले में बताएं कितना समझ में आ रहा है, मुझे भी मालूम चल जाएगा। लास्ट एग्जांपल में ये हमारे पास हैज है, ये क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है,
डिफाइनिंग वर्ब है। क्या बोलना चाहेंगे लास्ट वाले में? क्विकली आंसर इट। क्वेश्चन एग्जांपल अब आप सबके सामने, राम हैज ईटन अ पिज्जा। जल्दी से आंसर करें लास्ट वाले में, लास्ट वाले में क्विकली आंसर इट। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आपके सामने 4 एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल में से लास्ट वाला मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि हैज क्या होगा, व्हाट इज हैज? क्विकली आंसर इट। वेरी गुड, प्रभात का आंसर आया है हेल्पिंग। वेरी गुड, प्रतीक ने भी ऑक्सिलरी वर्ब। वेरी गुड। चलो यहाँ पे इन्होंने बोला है ऑक्सिलरी वर्ब। देखो अंडरस्टैंडिंग मतलब मालूम चल रहा है कि आप सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या यूज करा है, एक वर्ब यूज करा है। अब आगे इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलने के लिए हमारे पास एक मेन वर्ब होनी बहुत जरूरी है। जब तक ये दूसरी मेन वर्ब की हेल्प नहीं करेगा ना, तब तक हम इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं बोल सकते। अब हमें देखना है आगे हमारे पास मेन वर्ब है कि नहीं है। हमारे पास यस एक मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म क्यों है, क्योंकि हैज है। हैज है तो हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो हैज जो क्या है, हेल्प कर रहा है किसकी, ईट की कर रहा है, और ईट की हेल्प करके क्या कर रहा है, ईट को क्या बना दे रहा है, ईटन बना दे रहा है। तो हेल्प करी इसने, और हेल्प से क्या करा इसने, ईटन बना दिया। सो राम हैज ईटन अ पिज्जा। इस समय सेंटेंस क्या बन चुका है, एक आपका परफेक्ट टेंस बन चुका है, जिसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो यही आपके केस होते हैं जो आपको समझने हैं। टेंस जो मैं करवा रहा हूं कोई भी बुकिश वाली चीज नहीं होगी। मैं यहाँ पे कोई नोट्स नहीं लिखवाने वाला हूँ कि आपको लंबे लंबे नोट्स लिखवा रहा हूँ। बुक सबके पास है, सब बुक से पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे ये जो चीज करवाई जा रही है एक अंडरस्टैंडिंग है, और इतनी स्क्रैच से करवाई जाएगी कि आपको कहीं भी आने वाले टाइम में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जितने भी मैंने आपको चैप्टर्स यहाँ पे डिफाइन करें, सारे चैप्टर्स में आपका होल्ड बहुत अच्छा होने वाला है। अब देखो टेंस को समझते हैं। जब भी टेंस के बारे में बात आती है, तब हमारे दिमाग में क्या आता है, टाइम आता है। टाइम आता है। अब आप सबसे एक क्वेश्चन है कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं हमारे पास, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? अब सबके दिमाग में क्वेश्चन में, जब मैंने क्वेश्चन पूछा सबके दिमाग में क्या आ रहा होगा, एक दिन में तो हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, जिनमें से कि 12 जो आवर्स होते हैं वो दिन का टाइम होता है, और 12 जो होते हैं ये रात का होता है। यही है ना, सबके दिमाग में यही आ रहा होगा। बट अगर हम इस कंसेप्ट को अगर हटाएं, यहाँ पे अगर हम देखें टाइम को अगर समझते हैं, टाइम में तो कोई वेरिएशन नहीं होता, टाइम तो कभी रुकता ही नहीं है, टाइम तो चलता है। टाइम को तो कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता, टाइम को कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। और वैसे अगर देखा जाए, अगर हम इस कैलकुलेशन में भी आए, तो हमारे पास तो एक दिन में 23 आवर्स 56 मिनट्स होते हैं। ये होता है एक दिन का टाइम, 23 आवर्स 56 मिनट्स। क्योंकि अर्थ की ये जो पोजीशन होती है ना, अर्थ का जो शेप होता है वो एलिप्टिकल होता है, ना कि सर्कल होता है। तो ये 4 मिनट का तो वेरिएशन आ गया, 4 मिनट का वेरिएशन आ गया टाइम में। तो मतलब हम एक बात बोल सकते हैं, जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं ना, और सब्जी लेने जा रखे, आपने कई बड़ों को बार्गेनिंग करते हुए देखा होगा कि सब्जी वाले को क्या बोलते हैं कि भाई साहब ठीक ठीक लगा लो, ये सब्जी आपने गाजर ली, मूली ली, चलो ठीक ठीक लगा लो, इसका आपने इतना बोला था 50 बोला था, चलो 40 दे देते हैं, बस इतना ठीक रहेगा। तो वैसे ही अगर हम देखें तो टाइम को समझने के लिए अब कुछ साइंटिस्ट ने क्या करा, या फिर कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने क्या करा कि इसको क्या बना दिया, 24 आवर्स बना दिया। अब 24 आवर्स जब बनाना, तो 24 आवर्स को हमने कंट्रोल करने की कोशिश करी कि 24 आवर्स को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। 24 आवर्स के लिए उन्होंने क्या करा, एक क्लॉक बनाई। अब इस ये जो क्लॉक है, क्लॉक में टाइम दिया गया 12, 3, 6, 9। अब हमारे पास क्या आ गए, पूरे 12 आवर्स मिल गए। कि मतलब हमारे पास क्या है, एक दिन में कितना है, 24 आवर्स है। अब 24 आवर्स को हमने 12 में बाइफर्केट कर दिया। अब एक बात समझिए, टाइम को तो हम नहीं कर सकते, बट स्टिल हमने टाइम को क्या करा, हमने कैलकुलेट करने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग ली। अब यहाँ पे एक चीज देखो, टाइम में हमने हमारे पास ये पूरा का पूरा एक मैंने आपको क्लॉक के अकॉर्डिंग समझा दिया। अब टेंस को अगर समझते हैं, इसमें टेंस को अगर हम इसको समझे, टेंस को इसको समझे, इसको कनेक्ट करें टेंस के साथ, तो टेंस में देखो, अगर कोई एक्टिविटी आपके सामने हो रही है, इस समय एक्टिविटी आपके सामने हो रही है, इस तरीके से टाइम चल रहा है, तो इस समय अगर ये कंटिन्यूटी में है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है। ये क्या चल रहा है, एक प्रेजेंट चल रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यही तो आपका प्रेजेंट है। इस समय मैंने एक बात खत्म करी, एक बात बोली, ये क्या चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है। क्या चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है। और जैसे ही ये टाइम पीछे गया, तो हम किस में पहुंच चुके हैं, पास्ट में पहुंच चुके हैं। मतलब क्या, एक पास्ट के बारे में बात हो रही है।
तो हमें टाइम समझने के लिए तो बेटा पूरा का पूरा ये चीज समझनी पड़ेगी। अब इसको हमने क्या टुमारो से भी डिफाइन करा, टुमारो के बाद हमने किससे करा, मॉर्निंग से भी करा, इवनिंग से भी करा, डॉन से भी करा। तो ये जितने भी आपने टाइम एक्सप्रेशंस हैं, टाइम एक्सप्रेशंस, टाइम एक्सप्रेशंस लाइक मंडे से डिफाइन करा हमने, ट्यूसडे से करा, जनवरी से करा, जनवरी से करा, फरवरी से करा, मार्च से करा। अब देखो यहाँ पे जब हमने इन चीजों को टाइम एक्सप्रेशन के साथ करा ना, फिर इसके बाद 2 मिनट्स, 5 आवर्स, 7 डेज, ये सारे के सारे हमने टाइम को समझने के लिए एक एक्सप्रेशन बनाई। अब ये एक्सप्रेशन बनाई तो इसमें हमने एक एक्सप्रेशन टेंस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमने क्या बोला कि हम इनके साथ तो क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे, इनके साथ क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। अब देखो टाइम एक्सप्रेशन, अगर टाइम को समझना है तो टाइम के लिए हमें क्या, हमें ये चीजें भी आनी चाहिए कि हमारे पास क्या एक पीरियड ऑफ टाइम चल रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम चल रहा है। अब पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम, ये चलता हुआ टाइम जो है ना, ये सारा का सारा क्या होगा, आपका पीरियड ऑफ टाइम होने वाला है। और अगर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात बोल दे तो पॉइंट ऑफ टाइम ये सीधा, ये अगर 3 o'clock हो गया, ये 3 o'clock, ये 3 o'clock क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। मतलब कि एक निश्चित बिंदु हो जाएगा कि इस समय 3 o'clock के बारे में बात हो रही है। और जब भी 3 o'clock है तब हम क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं। बट अगर यहाँ पे अगर हम 3 hours कर दें तो 3 hours करते ही क्या हो जाएगा, ये पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। और पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या, पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या, जिसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3, 1 2 3, 3 hours हुए तो 3 hours मतलब क्या, फॉर 3 hours। देखो ये सारा का सारा जितनी भी चीजें मैं करवा रहा हूँ ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, अभी टेंस तो शुरू हो ही नहीं है, बस आपको अभी इतनी चीजें समझाई जा रही हैं। इतनी बात सबको समझ में आई तो जल्दी से यस करके बताएं, थम्स अप दिखाएं अगर ये चीज समझ में आई है सबको। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो जल्दी से एक अपना रिस्पांस दे, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं क्विकली। ओके, प्रभात का एक थम्स अप आया है, चलो अब देखते हैं, अब आगे समझते हैं। इसी क्लॉक के अकॉर्डिंग समझने वाले हैं कि हमारे पास टेंस होते क्या है। देखो जब हम टेंस के बारे में बात करते हैं ना तो टेंस में हमारे दिमाग में क्या आता है, एक होता है हमारे पास प्रेजेंट और दूसरा क्या होता है हमारे पास पास्ट। फिर इसके आगे अगर जाते हैं तो क्या हो जाता है, एक फ्यूचर, फ्यूचर। अब इस चीज को भी अब समझते हैं, एक पूरा क्लॉक के अकॉर्डिंग ही समझते हैं। यहाँ पे एक मैं छोटी सी एक क्लॉक भी बना देता हूँ। ये है हमारी एक क्लॉक जिसमें कि ये है 12, ये है 3, ये है 6, ये है 9। अब इसको टाइम के अकॉर्डिंग भी समझेंगे यहाँ पे हम कि टाइम के अकॉर्डिंग चल क्या रहा है बात। अब देखो जब भी टेंस के बारे में बात आती है ना तो पहला जो टेंस आता है सबके दिमाग में, सबने मालूम है कि 12 टेंस होते हैं। अब यहाँ पे देखो पहला क्या है आपके पास, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट टेंस। अब इनडेफिनिट टेंस कौन से होते हैं, इनडेफिनिट टेंस, जब भी इनडेफिनिट टेंस के बारे में बात होती है, इनडेफिनिट मतलब क्या, कोई भी इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित और निश्चित के लिए, दोनों के लिए यूज होता है। अब कैसे, अब यहाँ पे ये जो वॉच है, ये जो क्लॉक मैंने आपके सामने बनाई है, ये क्लॉक में अगर कोई टाइम चल रहा है और आप कोई काम करते हो, कोई काम करते हो तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, आपका इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप ना ये 12 के इस टाइम पे, ये जो ये टाइम है, इस टाइम पे आप क्या करते थे, मंदिर जाते थे। सो मैं कैसे बोल सकता हूं, राम गोज टू टेम्पल, राम गोज टू टेम्पल। अगर इस टाइम के बारे में बात करें तो ये क्या हो गया है, एक रेगुलर टाइम हो चुका है। और एक रेगुलर टाइम है, एक्सप्रेशन है, और ये आप रेगुलरली करते हो तो हमने कौन सा टेंस यूज करा है, एक इंडेफिनिट टेंस यूज करा है। मतलब कि ये एक्टिविटी आपकी रेगुलर थी और इसीलिए आप क्या कर रहे हो, इस टेंस का यूज कर रहे हो। बट अगर मैं ये बोलना चाहूं कि ये इसको मैं इरेगुलर बनाता हूं। अब देखो टाइम ये जो चल रहा है, टाइम हमारे पास ये है, ये चल रहा है। अब इस केस में क्या होता है कि अगर राम जो है मेरी क्लास में आता है, एक क्लास का एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। राम मेरी क्लास में आता है, अब राम मेरी क्लास में रेगुलर आता है, राम मेरी क्लास में रेगुलर आता है, बट कभी भी टाइम पे नहीं आता है, बट कभी भी टाइम में नहीं आता है। अब वो कभी इस टाइम में आता है, कभी इस टाइम में आता है, कभी इस टाइम में, कभी इस टाइम में, कभी इस टाइम में, कभी रेगुलर नहीं आया कि मतलब मैं ये बोल दूं कि वो एग्जैक्ट हमारे पास 3 एग्जैक्ट इस समय आता था।
ऐसा कुछ नहीं है। तो उस केस में भी अगर इर्रेगुलर भी है, अगर कोई एक्टिविटी हमारे पास इर्रेगुलर भी है, उस केस में भी हम टेंस यूज करते हैं, यही यूज करते हैं। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, राम कम्स टू माई क्लास। राम कम्स टू माई क्लास, मतलब रेगुलर के लिए भी बोल सकते हैं और इरेगुलर एक्टिविटी के लिए भी बोल सकते हैं, हमारा इंडेफिनिट टेंस। इसके साथ साथ हम कस्टम, अगर कोई रिवाज है तो उसके लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, इंडेफिनिट टेंस को यूज कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन है। अभी इंट्रोडक्शन के बाद तो कहानी आपकी मैं इंडिविजुअली करवाऊंगा, ये बस एक टेंस का एक मैं थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं साथ साथ जो चल रहा है। अब इंडेफिनिट टेंस के बाद जो आते हैं, वैसे ही हमारा पास्ट में भी क्या होता है, पास्ट में भी इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट का जब इंडेफिनिट के बारे में बात होती है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट कौन से होते हैं, जो कार्य कल को हैं, कल को हुए होते हैं। मतलब एक बात है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, साथ साथ एक ओल्ड पास्ट भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको इसके साथ इसको ओल्ड पास्ट भी बोलना चाहूंगा। ओल्ड पास्ट क्यों, क्योंकि जब भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा तो एक बात समझनी है, ये टाइम है, वो टाइम का धागा काटने की कोशिश करते हैं। देखो एक बात है, जब भी हम टेंस को समझते हैं ना, टाइम को समझते हैं, तो टाइम को कभी हम काट नहीं सकते, टाइम का धागा कभी कट नहीं सकता। ये जो वॉच है ना, ये क्लॉक है, ये क्लॉक चलती रहेगी हमेशा, ये धागा चलता रहेगा, आज का दिन चलता रहेगा, रात आएगी आएगी, कोई ऐसा टाइम नहीं हो सकता जिसमें हम टाइम को रोक दें। बट एक इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस से हमने ऐसा इंट्रोडक्शन करने की कोशिश करी, इससे कोशिश करी कि हम टाइम के धागे को काट सके। अब सोचो टाइम का धागा चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे बोलता हूं कि आई स्टडीड यस्टरडे। अब सेंटेंस मैंने क्या लिखा, आई स्टडीड, कल आपने पढ़ाई की थी, आपने पढ़ा था। अब आई स्टडीड यस्टरडे, अब ये जो धागा है टाइम का जो चल रहा था, इसको हमने काटने की कोशिश करी और इसको काट के हमने एक टेंस बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। मतलब क्या, ये जो कल का टाइम था ना, कल का टाइम जा चुका है और आज का दिन शुरू हो चुका है। ये जो टाइम का धागा था उसको हमने काट दिया है। इस समय हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का मतलब ये होता है। इज इट क्लियर? चलो, कुछ बच्चों को वेरी गुड समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे अब एक बात समझते हैं, ये हमने इंडेफिनिट को समझा, ओल्ड पास्ट मैंने इसीलिए लिख दिया है यहाँ पे कि आपका पुराना पास्ट है, पुराने पास्ट के बारे में बात हो रही है। अब आगे आते हैं समझते हुए, ये हमने क्या समझा, पास्ट इंडेफिनिट, जो धागा था वो कट चुका है। नेक्स्ट इज फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में जैसे ही आते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब क्या होता है, जो काम फ्यूचर में होगा, अगेन हम क्या है फिर इस समय, इंडेफिनिट है। ये जो टाइम है ना, इस समय मैं यहाँ पे इस टाइम से बोल रहा हूं कि यहाँ पे ये कार्य होगा, यहाँ पे ये काम होगा, आगे ये काम होगा, तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। बट एक और बात याद रखनी है बेटा, कि हम इस चीज के लिए तो सर्टेन हो सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए तो सर्टेन हो सकते हैं कि प्रेजेंट में ये काम हुआ है, या फिर ये काम किया है, या फिर ये पास्ट में काम हुआ था, क्योंकि करा था तो करा था आपने, उस चीज को एक्सप्रेशन में आप समझा सकते हो। बट जब भी हम फ्यूचर में चलते हैं ना, फ्यूचर कभी सर्टेनिटी नहीं देता, फ्यूचर में हम कभी ये नहीं बोल सकते कि श्योरिटी के साथ कि ये काम होगा। क्योंकि जब अगर मैं एक बात बोलता हूं, आई विल बी स्टडिंग, या फिर आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, क्या मैं उस चीज के लिए सर्टेन हो सकता हूं? अनफोर्सीन चेंजेस आ सकते हैं, अनफोर्सीन कंडीशन आ सकती है। सपोज गाड़ी खराब हो गई, मैं नहीं जा पाया, आई विल अटेंड दिस क्लास, यस मैं बोल रहा हूं कि मैं क्लास अटेंड करूंगा, बट यहाँ पे कुछ भी केस हो सकता है कि तबीयत खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई, या फिर कोई भी ट्रैफिक हो गया रास्ते में और वहां पे मैं क्लास में नहीं पहुंच पाया। तो इस चीज के लिए हमें एक बात याद रखनी है, जब भी फ्यूचर के बारे में बात होगी, फ्यूचर में कभी हम सर्टेन नहीं होते हैं। वी आर नॉट सर्टेन, हम कभी सर्टेन नहीं होते। मतलब आप प्रेजेंट और पास्ट के लिए तो सर्टेन हो सकते हो, बट कभी फ्यूचर के लिए आप कभी सर्टेन नहीं हो सकते। तो फ्यूचर में कभी सर्टेन नहीं होंगे, एक बात याद रखनी है आपको प्रेजेंट पास्ट में सर्टेनिटी के साथ कोई बात बोल सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस में, दैट इज कॉन्टिन्यूअस। चलो, इंडेफिनिट का एक जो मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, सबको समझ में आया है तो यस करके जरूर बता दें, क्योंकि मैं आपको ये जो करवा रहा हूं ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है टेंस का। अभी चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ है,
कहानी अभी बहुत लंबी है, अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन किया है। अगर समझ में आया तो जल्दी से यस करके बताएं। क्विकली जल्दी से बताएं। प्रतीक गंगवार, यस, ठीक है, चलो वेरी गुड, चलो अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आगे और समझते हैं और अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। देखो कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस, जब हम कॉन्टिन्यूटी में कोई बात बोलते हैं ना तो वो हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। अब कॉन्टिन्यूटी मतलब क्या, प्रोग्रेशन में होता है, मतलब कोई चीज चलती हुई होती है। देखो आप सबके सामने इस समय क्लास चल रही है और मैं आप सबके सामने बोल रहा हूं, सो आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, बट स्पीकिंग के साथ साथ में क्या कर रहा हूं, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। बट एक बात आपको ये याद रखनी है, जब इसका अमालगमेशन, एक मिक्सचर होता है, एक प्रेजेंट का किसके साथ, कॉन्टिन्यूअस के साथ, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस के साथ, इसमें कभी हमारा टाइम का यूज नहीं होगा। तो हमें एक बात समझनी है, ये क्या होगा, विदाउट टाइम होगा। क्या होगा, विदाउट टाइम, इसमें कोई टाइम का यूजेज नहीं होने वाला है, क्योंकि एक्टिविटी अब आपके सामने हो रही है। इन जनरल आपने बात बोली, यस सर इज टीचिंग, वी आर स्टडिंग, सर इज टीचिंग, वी आर स्टडिंग। ये एक्टिविटी जो चल रही है इस तरीके से चल रही है, और इसमें चलते 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 एकदम से आपने बीच में बोल दिया कि वी आर स्टडिंग। देख लो ध्यान से, आपने क्या बोला, वी आर स्टडिंग, या फिर सर इज टीचिंग, और ये जो धागा है टाइम का, ये चल रहा है, इस तरीके से मूव हो रहा है, इस तरीके से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और आप ये बात बोल रहे हैं कि वी आर स्टडिंग, सर इज टीचिंग। तो यही आपका क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब इसी बात को हम किस में ले जाते हैं, पास्ट में ले जाते हैं। अब पास्ट में आते हैं, पास्ट का क्या बनता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस को अगेन हमने यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। यही बात अगर प्रोग्रेशन, अब देखो क्या हुआ कि आपकी क्लास कंप्लीट हो गई, आपकी क्लास कंप्लीट हो गई, और ये टाइम के धागे को काटने की आपने कोशिश करी, और कोशिश करके आपने क्या बोला, सर वॉज टीचिंग। आपने क्या बात बोली, सर वॉज टीचिंग, सर वॉज टीचिंग यस्टरडे, सर वॉज टीचिंग यस्टरडे, सर वॉज टीचिंग यस्टरडे, कि कल सर पढ़ा रहे थे, कल को सर पढ़ा रहे थे। तो देखो बेटा, अब हमें एक बात समझ में आई, हमने टाइम का धागा किस किस समय काटने की कोशिश करी है। टाइम का धागा जो हमने काटने की कोशिश करी, हमने अपने पास्ट इंडेफिनिट में कोशिश करी, और पास्ट इंडेफिनिट के बाद हम जब कॉन्टिन्यूअस में आए ना, तो कॉन्टिन्यूअस में भी हम क्या कर रहे हैं, वो जो धागा है, वो जो टाइम का धागा है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, इन एक्चुअल इन रियल लाइफ कोई उस टाइम के धागे को तोड़ नहीं सकता, बट यहाँ पे हमने क्या करा है, उस धागे को तोड़ने की कोशिश करी है, क्योंकि एक हम अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं। जैसा कि मैंने एक बात बताई, आपके 24 आवर्स नहीं होते, 23 आवर्स और 56 मिनट्स होते हैं एक दिन में। तो वैसे ही आपको एक्सप्रेशन में हमने समझने के लिए क्या यूज करा है, एक पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे हमने क्या करा, उस धागे को तोड़ने की कोशिश करी। तो सर वॉज टीचिंग, वी वर स्टडिंग यस्टरडे, वी वर स्टडिंग यस्टरडे, वी वर स्टडिंग यस्टरडे। मतलब अगर यही बात आप कल को बोलोगे विदाउट टाइम, उस टाइम के साथ नहीं, उस टाइम को काट के, तो आपका ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज होगा। अब चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, अब देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आया हमारे पास, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आते ही एक बात दिमाग में आई, जो एक्सप्रेशन मैंने बताई थी कि कभी भी आप सर्टेन तो हो सकते हो, प्रेजेंट का सर्टेन हो सकते हो, पास्ट को सर्टेन हो सकते हो, बट कभी फ्यूचर का सर्टेन नहीं हो सकते। फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं ले सकता, कोई गारंटी नहीं ले सकता। मेहनत करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, मेहनत करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, बट कोई गारंटी नहीं ले सकता। क्या पता पैटर्न और हार्ड आ गया, क्या पता आसान आ गया, क्या पता सिलेक्शन हो गया, बट इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अनफॉर्सीन चीजें कुछ भी हो सकती है। तो जब भी आपका फ्यूचर में कोई बात होने वाली है ना, तो फ्यूचर में आपको एक बात याद रखिए, आप कभी सर्टेन नहीं हो सकते कि ये बात आपकी 100% श्योरिटी के साथ होगी। आप कभी नहीं हो सकते। आपकी जो श्योरिटी रहने वाली है वो 50% में ही रहेगी हमेशा, 50% में, 50% से ज्यादा आप कभी पहुंच ही नहीं सकते श्योरिटी, क्योंकि आप अपनी गारंटी ले सकते हो, बट आप कभी ट्रैफिक की गारंटी नहीं ले सकते हो, आप अपनी गाड़ी की गारंटी नहीं ले सकते हो, आप क्लाइमेट वेदर की गारंटी नहीं ले सकते हो। तो जिन चीजों की आप गारंटी नहीं ले सकते, तो वो सारी की सारी आप क्या है, फ्यूचर में यूज होता है। तो फ्यूचर में आपको इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग भी लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर इसके बारे में आए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें केस में आप 100% गारंटी ले सकते हो इस समय, क्योंकि आपके पास क्या हो सकती है, श्योरिटी हो सकती है कि हाँ, कि प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, इंडेफिनिट है कि हाँ ये रूटीन में करता है, ये कस्टम है, ये रिवाज है यहाँ का, हम प्रैक्टिस करते हैं।
वी सेलिब्रेट दिवाली, वी सेलिब्रेट दिवाली। अब ये सेलिब्रेट दिवाली क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें मालूम है जिस दिन दिवाली सेलिब्रेट करी जाती है हम उस दिन दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे पास श्योरिटी है। बट इस केस में हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं होती है। इस केस में श्योरिटी इसलिए है क्योंकि ये बीत चुका है, ये बीत चुका है, आप वो काम कर चुके हो, वो काम कर चुके थे, वो काम आपने किया था। इस केस में आपके पास श्योरिटी हो सकती है, बट इस केस में आपके पास कभी श्योरिटी नहीं होगी। नेक्स्ट आगे समझते हैं। ये हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद अगर हम आते हैं तो हमारे पास टेंस कौन सा आता है? दैट इज परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट से ही चलते हुए चलेंगे, परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस को समझते हैं। टेंस है हो गया है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट, परफेक्ट कब बोला जाता है? कब आप परफेक्ट का यूज करते हैं? परफेक्ट, परफेक्ट मींस 100%, परफेक्ट मींस 100%। आप बोलते हो कि यार ये ना परफेक्ट पर्सनैलिटी है, ये जो टीचर है ये परफेक्ट है, या फिर ये प्लेयर है ये परफेक्ट है, ये गेमर है ये परफेक्ट है, ये बहुत ही परफेक्ट है। जब आप किसी को परफेक्ट बोलते हो ना, तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? 100%। परफेक्ट मींस 100%। परफेक्ट जब भी आएगा तो वो 100% के लिए। मैं बोलता हूँ ये पेन परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। और परफेक्ट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि मुझे इसकी पूरा एक जो जिस तरीके से बना हुआ है, जो मटेरियल यूज है, मुझे हर चीज इसकी अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने इस पेन को क्या बोला? परफेक्ट है। मतलब परफेक्ट मतलब क्या? 100% है। अब इस 100% को, इस परफेक्ट को कनेक्ट करते हैं हम अपने ग्रामर के साथ, अपने टेंस के साथ। अब समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हमारे पास क्या है? प्रेजेंट है, और प्रेजेंट के साथ हमने क्या जोड़ा है? परफेक्ट जोड़ा है। यही तो बात हुई है कि प्रेजेंट के साथ हमने किसको जोड़ दिया? परफेक्ट को। और परफेक्ट मींस 100%। अब परफेक्ट एज पर ग्रामर, एज पर ग्रामर आपको एक बात समझिए, जब भी परफेक्ट के बारे में बात होती है, परफेक्ट मींस कंप्लीट। परफेक्ट मींस कंप्लीट। कोई चीज क्या है? कंप्लीट है, तभी हम उसको परफेक्ट बोलते हैं। तो ये मतलब हम बोल सकते हैं आज की डेट में कि ये जो हमारे पास अमालगमेशन है, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट का अमालगमेशन है, जिसको हम मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर किसका है? एक हमारे पास किसका है? एक तो प्रेजेंट है हमारे पास मिक्सचर, और प्रेजेंट के साथ साथ और क्या चीज है हमारे पास? पास्ट भी है। और क्या है? पास्ट भी है। प्रेजेंट भी है और पास्ट भी है, दो दो चीजें हैं। बात समझ लो यहाँ पे ठीक से। मिक्सचर किसका है? प्रेजेंट का और पास्ट का। प्रेजेंट तो हमें मालूम चल गया, प्रेजेंट तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। और पास्ट इसलिए बन चुका है क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जब भी परफेक्ट यूज होगा, जब भी परफेक्ट यूज होगा तो 100% होगा। मतलब 100 होने वाला है, 100 मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है। और कंप्लीट है तो कंप्लीट मतलब क्या बन चुका है? कोई भी कार्य कंप्लीट हुआ है तो वो क्या बन चुका है? पास्ट बन चुका है। इसीलिए तो हम सेंटेंस को बोलते हैं आई हैव स्टडीड, आई हैव स्टडीड। अब सेंटेंस में देखो, सब्जेक्ट यूज करा, ऑक्सिलरी यूज करी, और फिर मेन वर्ब यूज करा। और मेन वर्ब, ये जो स्टडीड यूज हुआ है ना, स्टडीड, ये स्टडीड ही तो बता रहा है कि आपने कोई कार्य को कंप्लीट करा है। अब बात को समझते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। अब देखो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, और आपने क्या बोला कि हम पढ़ रहे, वी आर स्टडिंग, वी आर स्टडिंग। अब एक बात समझनी है, आपने वी आर स्टडिंग तो बोला, वो कॉन्टिन्यूटी में चल रहा था, कॉन्टिन्यूटी में चल रहा था। बट अगर यही बात क्लास खत्म होती है, आप उसके बाद बोलते हो, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव स्टडीड। आई स्टडीड नहीं बोलने वाले हो आप। एक बात याद रखनी है आपने, अगर जहां आपने आई स्टडीड बोल दिया, आई स्टडीड बोल दिया आज ही के दिन, आज ही के दिन, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। भले ही आपने इसका क्या पास्ट बना दिया है। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि क्लास तो कंप्लीट हो गई। आपने क्या बोला? क्लास तो कंप्लीट हो गई, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? आई स्टडीड बोलेंगे। बेटा आई स्टडीड गलत हो जाएगा, आई स्टडीड गलत होने वाला है। हम जो करेक्ट यूज करेंगे क्या होगा? आई हैव स्टडीड। आई हैव स्टडीड क्यों? अब समझते हैं। मैंने अभी एक बात बोली, मिक्सचर किसका है? प्रेजेंट और पास्ट का। किसका मिक्सचर है? प्रेजेंट और पास्ट का। प्रेजेंट को तो जोड़ दिया हमने यहाँ पे हैव से, और इसके साथ पास्ट को भी जोड़ दिया। मतलब कि आज का दिन गया नहीं है, आज का दिन अभी भी चल रहा है। आज का जो दिन है वो अभी भी चल रहा है। इसीलिए हमने क्या बोला? आई हैव स्टडीड, आई हैव स्टडीड। अब बेटा चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट की कहानी को कनेक्ट करते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट, अगर इसी बात को आप कल को बोलोगे, इसी बात को आप कल को बोलोगे, आज का दिन चला गया, आज कौन सा डे है? वेडनेसडे है, और वेडनेसडे का दिन हमने काटा, इस टाइम के धागे को काटा, और यही बात आपने कल को बोली, तो तब उस केस में क्या बोलोगे आप? आई स्टडीड,
I studied yesterday, I studied last night, I studied last Wednesday। वहां उस वाले केस में आप सही होंगे, क्योंकि उस समय वो जो टाइम का धागा है वो कट रहा है, वो टाइम का धागा कट रहा है। बट इस वाले केस में अगर आप आज बोलते हो तो वो टाइम का धागा कट नहीं रहा है, वो टाइम अभी भी चल रहा है, क्योंकि आज का दिन जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक आज का दिन कंप्लीट नहीं होता तब तक आप आई स्टडीड नहीं बोल सकते, वहां पे गलती हो जाएगी, बहुत बड़ी गलती कर दोगे। तो आप क्या बोलोगे? आई हैव स्टडीड। मैं आज आपसे पूछता हूं कि आज आपने ब्रेकफास्ट किया? क्या आज आपने ब्रेकफास्ट किया? तब आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा? पूछा जाएगा, हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट? हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट? क्यों? क्योंकि आज का दिन नहीं गया है। अमालगमेशन किसका बन रहा है? प्रेजेंट और पास्ट का। बट अगर यही बात मैं कल को पूछूं तब क्या पूछा जाएगा? डिड यू टेक योर ब्रेकफास्ट? डिड यू टेक योर ब्रेकफास्ट? क्यों? क्योंकि टाइम का धागा कट चुका है। तो यही आपका डिफरेंस रहता है टेंस में। आई होप सबको समझ में आ रहा है। प्लीज बेटा ये जो मैं करवा रहा हूं इसको आप समझें, रटे मत। रटने के लिए बहुत सारी बुक मिल जाएंगी आपको मार्केट में, आज समझने को मिल रहा है तो उसको समझे, जितना समझ सकते हो, जितने मैक्सिमम 100% आप गेन कर सकते हो गेन करें, क्योंकि रटते 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 लाइफ रटने वाली बन जाएगी, कभी सेलेक्ट नहीं होगे। जितना रटोगे उतना खोगे, उतना कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे रटने वाला कुछ नहीं चलने वाला है, यहाँ पे समझने वाला चल रहा है। अब यहाँ पे आते हैं पास्ट परफेक्ट में। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया परफेक्ट मतलब क्या होता है? कंप्लीट होता है। परफेक्ट मींस कंप्लीट। अब यहाँ पे अमालगमेशन मिक्सचर किस चीज का बन चुका है? पास्ट और परफेक्ट का। पास्ट और परफेक्ट का। पास्ट और परफेक्ट का देखो जल्दी से, पास्ट और परफेक्ट का। अब देखो पास्ट परफेक्ट मिक्सचर यहां पे बताया था प्रेजेंट पास्ट का। यहां पे ये जो मिक्सचर बन रहा है किसका बन रहा है? पास्ट पास्ट का। क्या मिक्सचर बन रहा है? पास्ट और पास्ट का। मतलब दो दो पास्ट कनेक्ट हो रहे हैं, और पास्ट पास्ट कनेक्ट हो रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है? पास्ट पास्ट कनेक्ट हो रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है? हम हैड का यूज करते हैं। बट हैड का यूज कर क्यों रहे हैं? क्वेश्चन इज दैट, जब हमारे पास ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट है, क्यों हम यूज करते हैं एक पास्ट परफेक्ट का? क्यों यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट का? यही बात समझते हैं चलो बेटा अब, कि पास्ट परफेक्ट का यूज होता क्यों है। देखो जब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में ऑब्वियसली हम धागा काट देते हैं। कॉन्टिन्यूअस में आते हैं धागा काट देते हैं, पास्ट परफेक्ट में आते हैं उस टाइम के धागे को हम काट देते हैं। बट एक बात समझने वाली है, जब यहाँ पे मिक्सचर बोला गया ना पास्ट और पास्ट का, पास्ट परफेक्ट को मिक्सचर बोला गया पास्ट और पास्ट का, मतलब क्या बात बोली गई है? कि पास्ट का भी पास्ट, पास्ट का भी पास्ट। और ये पास्ट परफेक्ट आपका तब यूज होता है, तब यूज होता है जब आपको एम्फसाइज करना होता है कि दो एक्टिविटीज हुई हैं, दो पास्ट है आपके पास, और उन पास्ट का भी एक पास्ट है, उस पास्ट का भी एक पास्ट है। देखो एक एग्जांपल देता हूं, मोस्टली सारे स्टूडेंट्स ने सुना होता है, बचपन से सुनते आ रहे होते हैं, और कई बच्चों ने क्रैम करा होता है, मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले बेल बज चुकी थी। मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले बेल बज चुकी थी। सेंटेंस में अब आपके सामने लिखता हूं, मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले बेल बज चुकी थी। सेंटेंस क्या होगा? द बेल रंग बिफोर, द बेल रंग बिफोर आई रीच कॉलेज। मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले बेल बज चुकी थी। मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले बेल बज चुकी थी। मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले बेल बज चुकी थी। मैं इतनी बार सेंटेंस इसलिए बोल दिया, थोड़ा सेंटेंस को समझे आप, कि मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले बेल बज चुकी थी। कॉलेज पहुंचना हो रहा है, बेल बजना हो रहा है। कॉलेज पहुंचना हो रहा है, बेल बजना हो रहा है। कॉलेज पहले पहुंच रहे हो या बेल पहले बज रही है? कॉलेज पहले पहुंच रहे हो या बेल पहले बज रही है? पहले कॉलेज पहुंच रहे हो या बेल पहले बज रही है? तो यहाँ पे बात बोली जा रही है कि मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले बेल बज चुकी थी। कॉलेज पहुंचने से पहले बेल बज चुकी थी। बेल पहले बज चुकी थी मतलब क्या मालूम चला हमें? बेल रंग, बेल रंग। ये बिफोर हमने कंजंक्शन की तरह यूज करा है। अब जो एक्टिविटी आपकी पहले हो गई ना, पहले हो गई, इसमें हम हैड यूज करेंगे। सो द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड कॉलेज। ये तो आपका इंडेफिनिट ही रहने वाला है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट ही रहने वाला है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा। बट ये जो आपका बेल वाला केस है ये हैड को लेगा। क्यों? 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 क्योंकि मैंने यहां पे आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि पास्ट परफेक्ट जो होता है मिक्सचर होता है किसका? पास्ट का तो होता ही है, परफेक्ट के साथ किसका?
100% पास्ट का ही तो होता है, मतलब पास्ट का पास। दो एक्टिविटीज थी, बेल का बजना था, कॉलेज पहुंचना था, आपको एम्फसाइज करना था। पहले क्या हुआ था, पहले बेल बजी थी, तो बेल बजी थी तो हमने क्या यूज करा, पास्ट परफेक्ट यूज करा। जो दूसरा वाला पास्ट है उसको हमने किस में यूज करा, ओल्ड पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में। इतनी बात सबको समझ में आई? तो जल्दी से यस करके बता दें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से यस करके बता दें, सी क्विकली। सी पार्टिसिपेशन इज अ वेरी नेसेसरी थिंग। जब तक पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना, तब तक कोई ना कोई कंफ्यूजन रहने वाली है, तब तक कहीं ना कहीं डाउट रहेगी। तो पार्टिसिपेट जरूर करें। यहाँ पे जितनी भी चीजें करवाई जा रही है ना, बिल्कुल आपको अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग करवाई जा रही है, बुकिश नहीं हो रही है। ये बुकिश क्रैम करने के लिए आपको काफी चीजें मिल जाएंगी, आपको यूट्यूब में भी काफी चीजें मिल जाएगी। क्रैम करते रहोगे, क्रैम करते रहोगे, क्रैम करते रहोगे। अच्छा वॉइस आता है एयरफोर्स में, तो वॉइस को क्रैम कर लेते हैं, ये आता है, ये आता है, इसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसके बाद हैड होता है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यही आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, काफी जगह मिलने वाला है आपको। बुक्स होगी तो बुक्स में भी आपको यही रूल्स मिल जाएंगे कि ये फॉर्मेशंस होती है, ये रूल होते हैं। अब बेटा रटना छोड़ दो, समझ लो। अब समझने वाली बात आ चुकी है। जब समझोगे ना टेंस को, तभी आप आगे कर पाओगे, तभी आप आगे अंडरस्टैंडिंग ले पाओगे, और तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। ये क्रैम वाले ना वहीं पीछे छूट जाते हैं जब आती है कोई बात, कोई एक्सेप्शन पे। तो क्रैम नहीं करना है, टाइम को आज समझते हैं। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। यस भी देखने को मिल गए, वेरी गुड, बात भी सबको समझ में आ रही है। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। देखो अब फ्यूचर परफेक्ट, अगेन फ्यूचर परफेक्ट आया, तो फ्यूचर परफेक्ट से हमें क्या मालूम था कि फ्यूचर के बारे में जब बात होगी ना, तब हम कभी 100% नहीं हो सकते, हम कभी 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते। अब अमालगमेशन किस चीज का बन चुका है, मिक्सचर किस चीज का बन चुका है, एक फ्यूचर का किसके साथ, पास्ट के साथ। मतलब फ्यूचर और परफेक्ट, फ्यूचर और परफेक्ट मतलब फ्यूचर में कोई काम आपने जो परफेक्ट करा होगा, जो फ्यूचर में करा होगा या हो चुका होगा। अब देखो मैंने एक सेंटेंस लिखवाया था ना आपके सामने, मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले बेल बज चुकी थी, मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले बेल बज चुकी थी। अब मैं इसको ना फ्यूचर में बनाने की कोशिश करता हूं। अब मैं फ्यूचर में बनाने की कोशिश करी, मैंने दो एक्टिविटीज के लिए बोला मैंने, द बेल have rung before I reach college, before I reach college। एग्जाम्पल अब आप सबके सामने है, एग्जाम्पल अब आप सबके सामने है। द बेल हैव रंग बिफोर आई रीच कॉलेज, मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले, सेंटेंस को समझते हैं पहले, मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले बेल बज चुकी होगी, मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले बेल बज चुकी होगी। कॉलेज पहुंचना और बेल का बजना, कॉलेज पहुंचना और बेल का बजना दोनों फ्यूचर में है, बट एक काम पहले हो रहा है। क्या हो रहा है, द बेल विल हैव रंग, द बेल विल हैव रंग। यहां पे मालूम चल गया कि क्या, बेल का बजना हो रहा है। सो द बेल विल हैव रंग बिफोर आई रीच कॉलेज। दो एक्टिविटी हुई, एम्फसाइज करना था, एम्फसाइज करना था, इसीलिए हमने बेल के साथ क्या यूज करा, विल हैव यूज करा। सो द बेल विल हैव रंग बिफोर आई रीच कॉलेज। और यही आपका फ्यूचर परफेक्ट होता है, यही टेंस आपका क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट। सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, कहानी तो अभी काफी लंबी है, काफी बाकी है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वाली अंडरस्टैंडिंग है, टेंस सारे अलग अलग करवाऊंगा मैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसको भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा है बस, इसको कंप्लीट कर देते हैं लास्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखो तीन चीजें मिल रही है हमारे पास, तीन चीजें क्या है, एक तो है हमारे पास प्रेजेंट, पहली चीज प्रेजेंट, दूसरी बात क्या है, परफेक्ट। परफेक्ट मतलब क्या होता है, कंप्लीट होना, मतलब पास्ट भी मिल रहा है। तीसरी बात कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस क्या, चल भी रहा है। अमालगमेशन वो क्लॉक से बताया था, मतलब क्या, प्रेजेंट भी चल रहा है, पास्ट भी मिल गया, कॉन्टिन्यूस भी हो गया। अब देखो मैंने एक बात बोली थी, आई एम टीचिंग एंड यू आर स्टडिंग, आई एम टीचिंग, यू आर स्टडिंग, आई एम टीचिंग, नो टाइम। बट इस वाले केस में आपको याद रखना है विद टाइम, यहां पे टाइम होगा। पहले मैंने क्या बोला, आई एम टीचिंग, बट अगर मैं ये बात बोलता हूं मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग फॉर 1 आवर, आई एम टीचिंग फॉर 1 आवर, सेंटेंस गलत हो चुका है,
क्योंकि यहाँ पे मुझे परफेक्शन भी दिखाना है, परफेक्ट भी दिखाना है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 hour, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 hour। टेंस में चेंजेस आएंगे क्योंकि वहां पे मैं काम परफेक्ट कर रहा हूं। मैंने 1 घंटे का काम पूरा का पूरा कंप्लीट करा है, और इसके बाद भी मैं कंटिन्यूटी में हूं, इसके बाद भी मैं कंटिन्यूटी में चल रहा हूं। अभी कंप्लीट हुआ है, 1 घंटे का काम कंप्लीट हुआ, और इसके बाद भी क्या चल रहा है, कंटिन्यूटी चल रही है, अभी भी चल रही है, अभी भी घूम रहा है, वो जो टाइम का चक्र है वो अभी भी घूम रहा है। तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। क्या यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मतलब जब भी टाइम ऐड होने वाला है तो क्या यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट चलते हैं अगेन अपने दूसरे पॉइंट पे, दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जब भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात होगी ना, पास्ट को तो जोड़ा हमने, पास्ट के साथ परफेक्ट जोड़ा, फिर कॉन्टिन्यूटी में, और इसमें केस में फिर अगेन हमने टाइम का धागा काटा है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, आई हैड बीन टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 1 hour, I had been teaching for 1 hour. I was teaching, सही है, I was teaching सही है, yesterday, I was teaching yesterday, सेंटेंस सही है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमने टाइम को ऐड नहीं करा है। बट अगर यहाँ पे टाइम को ऐड कर देते हैं, I was teaching for 1 hour yesterday, सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, जिसमें कि पास्ट है, फिर परफेक्ट है, फिर कॉन्टिन्यूटी में है। तो हम क्या बोलेंगे, I had been teaching for 1 hour yesterday, I had been teaching for 1 hour yesterday। आप कई बार किसी से मिलने जाते हो, आप बोलते हो यार 1 घंटे वेट करवा दिया, अब 1 घंटे वेट करवा दिया, 2 घंटे वेट करवा दिया, 3 घंटे वेट करवा दिया, तो आप क्या बोलते हो, I was waiting for you, I was waiting for you for 1 hour। सेंटेंस गलत हो जाएगा। हम करेक्ट क्या यूज करते हैं, I had been waiting for you 5 hours, I had been waiting for you for 5 hours। कहां थे भाई, where were you? सो यहां पे आपने क्या यूज करा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो बात आपकी फ्यूचर में होगी, परफेक्ट होगी, कॉन्टिन्यूटी में होगी, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। मिक्सचर किसका बन चुका है, फ्यूचर का, फिर परफेक्ट का, फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो यही आपके टेंस थे बेटा, यही इंट्रोडक्शन था आपका, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, में से छोटा सा ही इंट्रोडक्शन बोलूंगा, ये छोटे से भी छोटे का इंट्रोडक्शन है। समझाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट यहाँ पे अब जो क्लासेस चल रही है तो क्लासेस के अकॉर्डिंग ही चलेगी यहाँ पे। अच्छा, ये इतनी बात सबको समझ में आई तो जल्दी से यस करके बताएं, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्विकली जल्दी से यस करके बताएं। ओके ठीक है, चलो आज का सेशन फिर बेटा यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये आपका एक इंट्रोडक्शन था जिसमें मैंने आपको टेंसेस करवाए, जिसमें आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और इसका अमालगमेशन भी बताया। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, और इसके बाद जो चलेंगे हम इंडिविजुअली टेंस करेंगे, और उसमें आपको समझ में आएगा कि एक इंडिविजुअली आपको क्रैम करना और समझने में क्या डिफरेंस होता है। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का हम सेशन एंड करते हैं। जय हिंद एवरीवन।